Hi Vichamari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज से हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे बड़े फेस्टिवल की। जी हाँ बिल्कुल, मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, एग्जाम सामने है, बट मुझे लगता है कि ये जो एग्जामिनेशन का टाइम होता है इसके अंदर हम अपने साल भर की मेहनत को सेलिब्रेट करते हैं, आप और हम दोनों। ठीक है, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि साल भर हमने जितनी भी मेहनत की है वो सब कुछ इन दिनों के अंदर हम एकदम पक्की कर लें ताकि हम अच्छे स्कोर प्राप्त कर सके, हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकें। तो आज से ये 20 डेज का प्लेज जो है वो शुरू हो गया है और हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं गोइंग प्लेसेस चैप्टर से। अब ये गोइंग प्लेसेस चैप्टर को आज आप इस वीडियो के अंदर मेरे साथ करेंगे रिवाइज। मैं आपको बता देती हूँ कि गोइंग प्लेसेस चैप्टर का एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जहां पर आपको और भी सारे डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो वो वीडियो भी एकदम अच्छे से जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो से कर सकते हैं पूरा गोइंग प्लेसेस चैप्टर रिवाइज। इसके साथ में ये वीडियो आपको देने वाला है बहुत ही बेहतरीन नोट्स। ये जो नोट्स है ये आपकी मदद करेंगे चैप्टर को खल्लास करने के लिए। दैट मीन्स अगर आप मेरे साथ में ये वीडियो देखते हैं एंड इसके बाद में नोट से ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए चैप्टर हो जाएगा एकदम फिनिश, इसे एग्जाम तक उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्विकली आपको ये दिखाते हैं कि आज हम जो आपके लिए नोट्स लेकर आए हैं इसके अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो गोइंग प्लेसेस जिस चैप्टर को लिखा है यार बाचन ने, फटाफट से पहले ओपी कर दीजिए। आपको नोट्स की थोड़ी सी शक्ल दिखा देते हैं। नोट्स इस फॉर्मेट के अंदर रखे हुए हैं कि जिस फॉर्मेट में आप इन्हें प्रिंट कर सको, दैट इज वाई इन्हें एक्सपैंड नहीं कर पा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गोइंग प्लेसेस के ऑथर के बारे में पूछा जाता है तो ऑथर के बारे में आ गया, टाइटल जस्टिफिकेशन है, थीम के मैंने पॉइंट्स भी यहाँ पर दे दिए हैं। एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किया है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। ऐसा हर एक पैराग्राफ के लिए किया गया है, हर एक पैराग्राफ में आपको क्वेश्चंस उससे रिलेटेड मिले हैं। इसके बाद में जैसे ये कंप्लीट हो जाता है आपका पूरा एनसीईआरटी यहाँ पर कंप्लीट करवाया, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है आपको नोट्स मिले हैं जिन नोट्स से आप चैप्टर को एक बार कवर कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो रिकॉल करने की चैप्टर को। इसके बाद में एक छोटी सी समरी दी गई है, ये छोटी सी समरी तब आपके काम आएगी जब आपको पूरे चैप्टर को कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर समअप करना है एंड ऑल्सो आपको वेज आप ढूंढ रहे हो चैप्टर को समअप करने के लिए अपने आंसर के अंदर भी। तो यहाँ आपको समरी देखने को मिल जाती है। कैरेक्टर स्केचेस यहाँ पर जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी मिल जाएगा और इसके साथ में उनके आंसर्स मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए हैं, एक नहीं दो नहीं, आपको बता देती हूँ कि इन टोटल हम लोगों ने यहाँ पर आपके लिए 20 क्वेश्चंस जो है वो ऐड किए हैं। ये 20 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो गोइंग प्लेसेस से पिछले सालों के अंदर पूछे गए हैं। इसके साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक स्टैंड अलोन एमसीक्यूज की शीट यहाँ पर आपके लिए अटैच कर दी है, इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाने वाली है। और इसके साथ में एक वर्कशीट अटैच की है जिसमें स्टैंड अलोन एमसीक्यूज, एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अटैच किया है। यहीं पे मामला खत्म नहीं होता, जैसे ही आप ये कर लेते हैं मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और आज का आपका जो लेवल है उसमें काफी डिफरेंस है। तो अगर आप इस लेवल के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल करके जाना ही है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं जिनके अंदर आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे वो आपके लिए 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करने वाले क्वेश्चन हो, या फिर एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करना हो। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड आपके लिए कर दिए हैं। इंक्लूड इसके लिए कर दिए हैं क्योंकि आप इनके लिए प्रिपेयर हो जाए, आजकल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे नोट्स आपको ये मिलने वाले हैं। ये वाले नोट्स जो हैं इनको आपको मैंने डाल देना है टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे जाकर ये नोट्स को कर सकते हो डाउनलोड। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको बता देती हूँ इनकेस आप टेलीग्राम से ऑलरेडी जुड़े हुए नहीं हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लर्न विद शिप्रा। ये एक चैनल है और पब्लिक चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इतनी बातें आपके साथ में कर दी है तो चलिए फटाफट से चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर की यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट का नाम है सोफी। सोफी एक टीनेजर है आपकी तरह और कहीं ना कहीं आपके जैसे अभी आप निकल रहे हैं स्कूल से वैसे ही उसी फेज से वो गुजर रही है।
तो सोफी जो है वो बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमिंग करती है, बहुत ही ख़्यालों की दुनिया के अंदर खोई रहती है। उसके अंदर भी ऐसा है कि ठीक है, मैं ये हासिल कर लूँ, मैं ये पा लूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें और एस्पिरेशंस उसने लगा रखे हैं इस दुनिया से, ये जानते हुए भी कि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आती है, एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से आती है जो इन सारे सपनों को उसके पूरा नहीं कर सकते। तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर की, इस कहानी की शुरुआत होती है जब सोफी अपनी बेस्ट फ्रेंड जेनजी के साथ में अपने स्कूल से घर आ रही होती है। जब वो घर आ रही होती है तो जैसे हम लोग हमारे बेस्ट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करते हैं, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में यानी कि जेनजी के साथ में डिस्कस करती है कि किस तरीके से वो इस सिटी का सबसे बेहतरीन बुटीक जो है वो शुरू करना चाहती है। ये बात जैसे वो जेनजी को कहती है तो जेनजी जो कि बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, उसके पाँव जमीन से जुड़े हुए हैं, वो इस तरीके से हवाओं में बातें नहीं करती। वो कहीं ना कहीं अपनी दोस्त को रियल लाइफ के अंदर वापस आने के लिए बोलती रहती है कि अरे भाई तू सोच तो ले, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आएंगे, कैसे तू ये सब कर पाएगी। आपको पता है कभी कभी ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप कुछ चंद पैसों के लिए कहीं पर काम करने के लिए भेज देते हैं। सोफी और जेनजी की किस्मत भी इसी तरीके से निर्धारित है। जेनजी को इस किस्मत के बारे में पता है, उसे पता है कि जिस तरीके से उसकी उम्र के बच्चे, उसके लोकेलिटी के, उसकी कम्युनिटी के बच्चे बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वैसे ही उन्हें भी यहाँ पर काम करते रहना पड़ेगा। वो भी इससे नहीं भाग सकते हैं, उनके माँ बाप कभी भी उन्हें काम छोड़ने के लिए हाँ नहीं करेंगे। बट सोफी के पास हर चीज के लिए जवाब है। वो बोलती है मैं मैनेजर बन जाऊंगी, मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैं एक फैशन आइकन बन जाऊंगी, एक्ट्रेस में तो पूरे दिन मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा, तो मैं साइड में बुटीक खोल दूंगी एंड वहां पर मेरा बुटीक भी संभाल लूंगी। ये सारी बातें जो कहीं ना कहीं सोफी करती रहती है, इन सारी बातों के अंदर जेनजी उसके लिए बहुत बुरा फील करती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि मेरी दोस्त जो है उसके सपने कितने बड़े हैं और क्या वो इन सपनों को कभी पूरा भी कर पाएगी या नहीं। वो बहुत कोशिश करती है उसे ये बताने की कि बेटा अब तो तेरे दिमाग के अंदर थोड़ा सा सेंस तू डाल ले, इतनी बड़ी तू हो गई है, हम स्कूल से बाहर जाने वाले हैं, ऐसी बातें क्यों करती है। बट उसके बावजूद भी सोफी अपने वर्ल्ड में इस तरीके से खोई रहती है कि कब उससे पीछे छोड़ आती है जेनजी, कैसे बारिश के अंदर भीग रही होती है, कैसे उसे पीछे छोड़कर अपने घर की तरफ आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। अपने ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई सोफी बोलती है कि जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे मैं एक बुटीक खोलूंगी। यहाँ पर हमें एक एनसीईआरटी की लाइन जो है वो देखने को मिलती है, जहां पर हमारा इंटरप्रिटेशन थोड़ा चेंज होता है। ये जो लाइन है, ये लाइन कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि किस तरीके से सोफी यहाँ पर बुटीक खोलने की बात कर रही है, जबकि उसका घर ऐसी कंडीशन के अंदर है, उसके माँ बाप, उसके भाई ऐसी कंडीशन के अंदर रह रहे हैं कि वो शायद ये चाहेंगे कि तेरे पास अगर पैसे आएंगे तो पहले तू अच्छा घर खरीद लेना। एनीवे जैसे ही वो अंदर एंटर करती है तो उसका छोटा भाई जो कि चुगलखोर होता है, वो अपने पापा के कान भर रहा होता है, ये बताते हुए कि सोफी किस तरीके से सोचती है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। हाउएवर सोफी जैसे अपने मिजरेबल घर को देखती है किस तरीके से उसके पापा बिना हाथ पांव धोए खा खा रहे हैं, डायरेक्ट उनके कान भर रहा है, उसकी मम्मी बेचारी इतना ज्यादा लेबर कर रही है और इतना ज्यादा काम कर रही है, बहुत ही अटैच्ड, बहुत ही डिटैच्ड है वो अपने लोगों से, फीलिंग से, क्योंकि उनका काम तो बस ये डेली चोर्स है वो जो दिन भर करती रहती हैं। इन सारी चीजों को देखकर सोफी बहुत अलग फील करती है, क्योंकि सोफी ऑफ कोर्स इन सब के लिए नहीं बनी है। उसे ऐसा लगता है ओ माय गॉड, ये तो मेरे लिए नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ से भागती है और भागकर पहुंच जाती है अपने बड़े भाई जियोफ के पास में, जिसकी जिंदगी की तरफ वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि जियोफ तो एक ड्रीम वर्ल्ड के अंदर जीता है। उसे ऐसा लगता है कि जियोफ की एक दुनिया है जो कि इस घर के बाहर है, उसके पास एक मोटरसाइकिल है यार। जियोफ बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ जाता होगा, उसके कितने सारे दोस्त होते होंगे, क्या मस्त जिंदगी वो जीता होगा। जियोफ बहुत कम बोलता है और उसके मुंह से शब्द जो है वो निकालने पड़ते हैं लिटरली। तो इसके लिए सोफी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जियोफ तो बिल्कुल कुछ मुझे बताने वाला नहीं है, और उसकी चुप्पी उसे बहुत ज्यादा इंट्रीग करती है। जियोफ क्योंकि कुछ नहीं बोलता है तो सोफी अंदर से और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है उसके बारे में जानने के लिए। सोफी ऐसा सोचती है जैसे कि जियोफ और वो एक दुनिया को बिलोंग करते हैं, पर उस दुनिया के अंदर जियोफ उसे जाने नहीं देना चाहता। उसके पापा भी बिल्कुल उस दुनिया के अंदर उसे जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अभी बहुत छोटी है, वो ऐसे कॉलेज गोइंग लड़कों के साथ में, लड़कियों के साथ में नहीं घूम सकती है। तो अभी वो छोटी है, वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब वो भी इस तरीके से बाहर घूमा फिरा करेगी, जॉब करा करेगी। तो यहाँ पर बट सोफी को ऐसा नहीं लगता है। सोफी को तो ऐसा लगता है कि एक दुनिया है जो कि उसका इंतजार कर रही है अपनी बाहें खोलकर। एक दुनिया है जहाँ पर वो पहुंचेगी जियोफ की बाइक के पीछे बैठकर, जहाँ जियोफ ने लेदर जैकेट पहना होगा और सोफी ने बहुत ही खूबसूरत येलो ड्रेस पहनी होगी, और वो ड्रेस का जो केप है वो लहरा रहा होगा और पूरी दुनिया खड़ी होगी और तालियां बजा रही होंगी। सो ऐसा उसे लग रहा होता है। एंड अभी क्योंकि जियोफ जो कि एक
एक कॉलेज ग्रेजुएट है और अभी ग्रेजुएशन के बाद में वो एक अप्रेंटिस के जैसे काम कर रहा है, वो एक ट्रेनिंग कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो ट्रेनिंग कर रहा है, और उस ट्रेनिंग के चलते कहीं ना कहीं वो अपने बाइक को भी ठीक करता रहता है, बहुत सारे पार्ट्स को क्लीन करता रहता है, जोड़ता रहता है। तो अभी वो बहुत ही फोकस होके अपनी बाइक पर बहुत ही ज्यादा जब फोकस कर रहा होता है, और क्योंकि यहाँ पर सोफी को जियोफ का अटेंशन चाहिए होता है, तो सोफी यहाँ पर बोलती है कि मुझे आज मैं डैनी कैसी से मिली हूँ, बाजार के अंदर मैं डैनी कैसी से मिली। जैसे ही वो ये बात बोलती है तो एकदम से जियोफ सारी चीजें छोड़ देता है और उसके ऊपर फोकस करने लग जाता है। ऐसा इसके लिए है क्योंकि डैनी कैसी जो कि एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है, डैनी कैसी एक बहुत ही फेमस फुटबॉलर है, और इनको ना डैनी कैसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इनके पूरे घर वाले। मतलब एक रिचुअल ही मान सकते हो आप कि पूरे टाइम जब भी ये फुटबॉल मैचेस होते हैं ये लोग जाते हैं और जाकर डैनी कैसी को सपोर्ट करते हैं। फुटबॉल के बहुत बड़े फैन है ये लोग। सो अभी यहाँ पर जैसे ही वो डैनी कैसी का नाम लेती है तो जियोफ एकदम से चौंक जाता है। जियोफ को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा सेंसेशन उसे ऐसे ही गली में घूमता हुआ मिल जाएगा। जियोफ उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है, बट सोफी उसे यकीन दिलाती है कि वो डैनी कैसी से मिली है और वो बाजार के अंदर उससे मिली थी, वो बाजार के अंदर उससे मिली है, एंड इनफैक्ट उन दोनों के बीच में बातचीत भी हुई है। इस बात पर जियोफ को बिल्कुल यकीन नहीं होता है। वो थोड़ा सा यहाँ पर नरेट भी करने की कोशिश करती है उस इंसिडेंट को। वो बताती है कि किस तरीके से वो डैनी कैसी से जब मिली तो उसने प्यारे डेरिक के लिए ऑटोग्राफ मांगा, बट उन दोनों के पास में पेन और पेपर नहीं था। तो वो वहां पर वो डिस्कशन कर रहे होते हैं, और इतने में जियोफ को थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जियोफ इतना ज्यादा प्यार करता है डैनी कैसी से, इतना फेवरेट प्लेयर है डैनी कैसी उसका, कि वो उससे बिलीव करना चाहता है। बट ये स्टोरी वॉज टू गुड टू बी ट्रू। इतने में वो बाहर जाते हैं जहां पर उनके पापा ने अभी मुंह हाथ धो लिए होते हैं, और अब वो टेलीविजन के सामने बैठकर मस्त टीवी देखने वाले होते हैं, और जियोफ आकर ये चीज बताता है कि किस तरीके से सोफी जो है वो डैनी कैसी से मिली है। और उसके पापा जो है वो बताते हैं अरे डैनी कैसी से मिलना क्या बड़ी बात है, एक इंसान था वो टॉम फिनी से मिला था। बेसिकली वो यहाँ पर ये कंपेयर करना चाहते हैं कि डैनी कैसी अभी इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, बट एक दिन वो लेजेंड टॉम फिनी जैसा बन जाएगा। इस बीच में जब वो ये डिस्कशन कर रहे होते हैं सारे लोग बस यही भूल जाते हैं कि सोफी डैनी कैसी से मिली है। इनफैक्ट ये डिस्कस करने लग जाते हैं किस तरीके से डैनी कैसी उभरता हुआ सितारा है, और कैसे वो अच्छे से ग्रो कर सकता है, कैसे वो एक लेजेंड बन सकता है। इतने में सोफी बीच में उनकी कॉन्वर्जेशन को कट करती है और बोलती है कि डैनी कैसी एक दुकान शुरू करने वाला है, एक दुकान खरीदने वाला है। उसके पापा के पूछने पर वो बताती है कि उसे ये बात डैनी कैसी ने खुद बताई है। उसके पापा उसे बहुत अच्छे से जानते हैं और इसीलिए वो बोलते हैं कि इस तरह की कहानियां जो तू बना रही है ना, एक दिन तू बहुत बुरा फंसेगी सोफी, ये कहानियां बनाना बंद कर दे तू। सोफी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पापा क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि जियोफ उसकी बात पे यकीन कर रहा है, जियोफ सच में उसकी बात पर यकीन करना चाहता था। बस ये बात इट वॉज टू गुड टू बिलीव। बट देन इसके बाद में हम लोग जियोफ के रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर सारी चीजें एकदम फुटबॉल के ऐसे पोस्टर्स वगैरह लगे हुए होते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स के पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, डैनी कैसी की खूब सारी फोटोज होती हैं। और वहां पर भी सोफी पहुंच जाती है जियोफ के पास में, और सोफी उसको इतना पोक करने लग जाती है कि जियोफ उसकी बात सुनता है। सोफी कहती है कि तुम ये बात किसी को नहीं बता सकते हो जो मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूँ। जियोफ को ये बात सुननी नहीं थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जियोफ को ऐसा लगता है कि डैनी कैसी द ग्रेट डैनी कैसी जो है उसके सामने तो लड़कियों की लाइन लगी होगी, वो उसकी बहन के ऊपर क्यों फोकस करेगा, या वो उसकी बहन को क्यों डेट करेगा। बट देन सोफी इतनी ब्रिलियंट डे ड्रीमर होती है कि उसने छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो डैनी कैसी की बताई होती है जियोफ को, जिससे कहीं ना कहीं डैनी कैसी के बारे में, इस मीटिंग के बारे में उसे यकीन हो जाता है। इनफैक्ट जब पहली बार सोफी ने बताया होता है कि वो डैनी कैसी से मिली है, तो उसने ये तक बता दिया होता है कि उसकी आंखें एकदम ग्रीन है, वो बिल्कुल भी टॉल नहीं है, एंड इनफैक्ट वो दांत के बारे में भी उसकी बताने वाली होती है। तो सोचो अब दूसरी बार जब यहाँ पर सोफी जियोफ को फिर रिकन्फर्म करवाना चाहती है कि किस तरीके से वो डैनी कैसी से मिली है, तो अब तो जियोफ को पक्का यकीन होने वाला है। तो वो बताती है कि बात ये है कि सोफी ने बात शुरू की थी, वो ऐसे ही रॉयस की जो दुकान है वहां पर कुछ कपड़े देख रही थी, और बाजू में आकर एक बहुत ही हैंडसम सा बंदा खड़ा हो गया, और जैसे ही उसने उसे देखा बोला अरे आप तो डैनी कैसी हो। तो डैनी कैसी ने भी उसे देखा और बोला हाँ हूँ। तो उसने बोला कि मुझे, मेरे भाई और हम लोग आपके बहुत बड़े फैन है, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए डेरिक के लिए। तो उसने ऑटोग्राफ देने के लिए हाँ कह दिया, बट दोनों के पास पेन और पेपर नहीं थे, तो पेन और पेपर ना होने की वजह से वो उसे ऑटोग्राफ नहीं दे पाया। बट डैनी कैसी को सोफी में इतना इंटरेस्ट आ गया कि डैनी कैसी ये कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में अगले हफ्ते डेट पर चलोगी। तो यहाँ पर सोफी हाँ भी कर रही है, कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल चलूंगी, तो शायद तभी मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दे दूंगा। तो यहाँ पर ये कॉन्वर्जेशन वो जियोफ के साथ शेयर करती है, और जियोफ के लिए कॉन्वर्जेशन अनबिलीवेबल होती है। उसे ऐसा लगता है कि डैनी कैसी कभी नहीं आने वाला है।
वो इस बात पे यकीन नहीं कर पाता है, बट फिर भी अपना जैकेट पहनकर और बाहर निकल जाता है। सोफी को ऐसा लगता है इसका ड्रेसिंग सेंस कितना उल्लू है, मतलब ये अच्छे से ड्रेस करेगा कितना खूबसूरत लगेगा मेरा भाई। बट देन एनीवे वो वहां से चला जाता है। अब इसके बाद में सैटरडे आ जाता है, जैसे कि उनका रिचुअल है वो लोग मैच देखने चले जाते हैं, और लकीली इस बार उनकी टीम मैच जीत भी जाती है। और किसकी वजह से जीतती है? द ग्रेट डैनी कैसी की वजह से। सारे लोग डैनी कैसी को चीयर कर रहे होते हैं, और सोफी तो अलग से ग्लो कर रही होती है, एज इफ वो बोलना चाहती है पापा ये आपके दामाद है। तो बेसिकली वो वहां पर बहुत चीयर करती है, और उसके पापा तुरंत इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए बार की तरफ निकल जाते हैं, और सोफी अपने छोटे भाई डेरिक को लेकर घर आती है। डेरिक तो प्रिडिक्ट कर देता है कि इस बार उनकी टीम 100% जीतने वाली है। और इतने में सोफी का आमना सामना होता है उसकी बेस्ट फ्रेंड जेंजी के साथ में। दुनिया में किसी के साथ झूठ बोल सकते हो, बट अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ में नहीं। तो यहाँ पर जेंजी जो है, जेंजी उससे पूछती है ये क्या बात है जो तू सबको बोलती फिर रही है कि तू डैनी कैसी से मिली है? तो इतने में सोफी बोलती है, अरे यार इससे किसने बताया, उसे पता है कि किस तरीके से जेंजी जो है वो बातों को इधर से उधर फैलाने में एकदम तेज है। तो वो बताती है कि ये बात मुझे पता चली है मेरे भाई फ्रैंक से। तो सोफी का भाई जियोफ और जेंजी का भाई फ्रैंक दोनों दोस्त हैं, और इसीलिए सोफी के भाई जियोफ ने जेंजी के भाई फ्रैंक को बताया होगा कि हमारी बहन, जो मेरी बहन है, वो तो डैनी कैसी से मिली है। तो यहाँ पर सोफी सोचती है, अरे यार ये जियोफ के पेट में कोई बात क्यों नहीं पचती यार, ये सारी बातें मैंने सिर्फ उसे इसके लिए बताई थी क्योंकि मैं उसे बताना चाहती थी कि मैं अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स भी उसे बताती हूँ, ताकि वो अपने डीपेस्ट सीक्रेट्स मुझे बताए। बट उसने तो पूरे जगत के अंदर डिंडोरा पीट दिया यार, ये क्या भाई है यार मेरा। तो फिर भी वो सोचती है कि चलो अब क्या करूं, जेंजी को क्या बताऊं, ये तो दुनिया को बता देगी। बट देन उसे रियलाइज होता है कि जेंजी को ये नहीं पता है कि आज उसे डेट पे जाना है। तो वो बोलती है वैसे ये जो बात है इसको सीक्रेट ही मैं रखना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर के सामने सारे के सारे लोग इकट्ठा हो जाए, मेरे पापा तो मेरा मर्डर कर देंगे अगर सारे लोग इकट्ठा होकर और पूछने लग गए मेरे बारे में। और मेरी मम्मी को तो इतनी नॉइज और ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जेंजी ये चीज का अश्योरेंस उसे देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो किसी को नहीं बताएगी। एंड देन उसके बाद में सोफी बताती है, तो हुआ ये था कि मैं बाजार के अंदर डैनी कैसी से मिली थी, और वहां पर मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, बट मेरे पास पेन पेपर नहीं था, उसके पास पेन पेपर नहीं था, तो बात वहीं खत्म हो गई। जेंजी सोचती है, ओ गॉड काश मैं भी वहां पर होती, काश मैं भी डैनी कैसी से मिल पाती। और वो यहाँ पर ये चीज बोलती है, एंड सोफी कहती है हाँ हाँ। अब जेंजी का तो पत्ता एकदम कट चुका है, अभी कोई बात नहीं, जेंजी को पागल बनाया, बड़ा मजा आया। बट इसके बाद में अभी फाइनली, क्योंकि आज ये जो दिन है ये डेट का दिन है, तो अभी वो डेट पे जा रही है। और वो अपने घर से निकलती है, कैनाल की तरफ निकलती है, जहाँ पर वो जब छोटी थी तो खेला करती थी। और लाइट्स बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, आई मीन कैनाल है, पास में थोड़ा सा जगह है, स्ट्रीट है, स्ट्रीट की लाइट्स एकदम से पानी पर गिर रही है, सब कुछ इतना ग्लो कर रहा है, बहुत ही रोमांटिक लग रहा होता है। वहां पर एक प्यारा सा पेड़ होता है जिसके नीचे एक वुडन बेंच होती है, और वो इस तरीके से कवर्ड होता है कि वो एकदम लवर्स पॉइंट है, मतलब वहां पर कोई भी एक इंसान जो नहीं चाहता है कि उसे कोई देखे, उनके लिए वो बेस्ट जगह है, ऐसा सोफी कहती है। और कहती है कि यहाँ पर डैनी बिल्कुल सेफ रहेगा, मतलब ये हमारी बेस्ट डेट होने वाली है। वो जैसे ही वहां पर बैठती है और वो सोचती है कि डैनी कैसी वहां से चलकर आ रहा है, उतने में उसे रियलाइज होता है कि ये सब कुछ तो उसके दिमाग का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसे रियलाइज होता है कि डैनी कैसी तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं आने वाला है। बट कैसे वो उस बेंच को छोड़कर जाए, कैसे वो इतने प्यारे ड्रीम को ना जिए, कैसे वो वहां बैठकर डैनी कैसी का इंतजार ना करे यार। बट देन उसे रियलाइज होता है कि डैनी कैसी तो नहीं आने वाला है। वो एकदम से गम में डूब जाती है। उसे ऐसा लगता है कि वैसे भी उसके घर वाले और बाकी लोग उस पर कभी भी यकीन नहीं करते हैं, और अब तो वो बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि डैनी कैसी आज यहाँ पर नहीं आया और अब उसे घर जाना पड़ेगा। निराश होकर वो घर की तरफ निकलती है और सोचती है कि किस तरीके से आज तक सारे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसको उस पे कभी भी ट्रस्ट नहीं किया है, उसको झूठा ही माना है, और अब सारे लोग यही मानेंगे। बट मुझे पता है ना कि मेरे साथ डैनी का कैसा रिश्ता है, मुझे पता है ना कि मैं डैनी से कितना ज्यादा प्यार करती हूँ, ऐसा सोफी सोचती है, और अपने रिलेशनशिप की गहराइयों को डिस्कस कर रही होती है, अपने दिमाग के अंदर सोच रही होती है। इतने में वो देखती है कि पब के बाहर अभी भी पापा की बाइसिकल पार्क्ड है, दैट मीन्स पापा को तो फेस नहीं करना पड़ेगा। फिर जब वो जा रही होती है अपने घर की तरफ, बाजार में रुकती है, रॉयल्स की विंडो के सामने रुकती है, तब उसे रियलाइज होता है कि यही तो वो जगह है जहां पर मैंने पिक्चर किया था डैनी को, यही तो वो जगह है जहां जिसके बारे में मैंने मेरे भाई को बताया था। जैसे ही वो वहां पर रुकती है वक्त थम सा जाता है, और वो फिर से वहां पर रुककर सोचने लग जाती है डैनी और उसकी मीटिंग के बारे में। सोचती है कि किस तरीके से वो यहाँ पर खड़ी थी और वहां पर कपड़े देख रही थी, और यहाँ पर डैनी खड़ा था, और डैनी ने उसे देखा और उसने डैनी को देखा और बोला, अरे
आप तो डैनी कैसी हो? और डैनी ने बोला हाँ। और कैसे कैसे वो लोग ऑटोग्राफ के जरिए बात करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे एकदम सोफी दूसरी तरफ देख रही थी, पर डैनी कैसी उसे देख रहा था, उसकी खूबसूरत आंखें बस उसे ही देखे जा रही थी। और जैसे ही सोफी ने वापस उसके साथ कांटेक्ट किया तो दोनों की आंखें मिली, और पूरा का पूरा टाइम जो है वो वहीं पर रुक गया। और कैसे उन दोनों के बीच में वो एक केमिस्ट्री थी, और वो एक स्पार्क था। और वो जैसे ये सोचती है, वो सोचती है कि कैसे मेरे और डैनी के बीच में वो एक कॉन्वर्जेशन हुई, और उसकी आंखें कितनी खूबसूरत थी, वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट था, ना वो ज़्यादा बोल्ड था, ना ज़्यादा टॉल था, वो एकदम मेरे जैसा था। मुझसे ना ज़्यादा बोल्ड था, मुझसे ना ज़्यादा टॉल था। वो था द ग्रेट डैनी कैसी। और वो जब ये सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं, उसके बाद में हमें एक लास्ट पैराग्राफ देखने को मिलता है जहाँ पर हमें बताया जाता है कि एग्जैक्टली जिस सैटरडे को वो डैनी कैसी को मैच में देखने के लिए गई थी, वहां पर डैनी कैसी ने कितने बढ़िया तरीके से गोल किया था और उनकी टीम जीत गई थी। रियलिटी तो ये है कि सोफी डैनी कैसी से सिर्फ और सिर्फ मैचेस में मिलती है। तो वो ख्वाबों में तो डैनी कैसी से मिलती है, बट रियलिटी में सिर्फ और सिर्फ मैचेस में उसे देख पाती है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी स्टोरी है जो कि डील करती है हमारे कैसे हम डे ड्रीम करते हैं, कैसे हम हीरो वर्शिप करते हैं, कैसे किसी एक 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 चीज के एक इंसान के अगर हम एक फैन बन जाते हैं तो हम उसे हीरो वर्शिप ही करने लग जाते हैं, बावले हो जाते हैं, और उसके साथ में फैंटेसीज क्रिएट करने लग जाते हैं। और ऐसा कॉमनली देखा जाता है टीनेजर्स के अंदर, और इस डे ड्रीमिंग में वो आधा दिन अपना जो है वो बता देते हैं। इस डे ड्रीमिंग के अंदर ही कहीं ना कहीं वो अपने सारे इमोशंस को जीते हैं, कहीं वो लव के इमोशंस को जीते हैं, कहीं वो केमिस्ट्री एक्सपीरियंस करते हैं, तो कहीं वो दुख एक्सपीरियंस करते हैं। बट मेनली ये पूरा का पूरा स्टोरी रिवॉल्व होता है सोफी के अराउंड, और कैसे टीनेजर्स बहुत बड़े डे ड्रीमर्स होते हैं। That's it for Going Places written by A.R. Barton, and मैंने आपको अभी क्विकली रिवाइज करा दिया है, एंड आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, बिकॉज यहाँ पर हमने सारे इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस कर लिया है छोटू से टाइम में। एंड ऑफ कोर्स इन नोट्स की मदद से आप और अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। आपको बहुत ही ज़्यादा रटने की किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है। Try to understand the storyline and try to understand the emotions and interpretations wherever required, and you are sorted. So that's pretty much it for this video, and don't forget to download your notes from my Telegram channel Learn with Shipra. The link is in description box below and also in comment section. और ऑल्सो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि आप प्लेज का कोई भी दिन मिस ना करें। ऑल्सो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आज का दिन वो काउंट कर पाए अपने 20 डेज प्लेज में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये 20 दिन के अंदर अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं आपको तैयार कर दूंगी फुल टू आपके इंग्लिश के लिए। ऑल्सो प्लेज का पूरा टाइम टेबल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि इसको थोड़ा करेक्ट कर रही थी, तो वो ज़रूर आपके साथ में शेयर कर दूंगी, तो उसे भी प्लीज़ देख लीजिएगा। दैट्स प्रीटी मच इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू गाइज।